चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं 26वां क्वेश्चन करवाऊंगी। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो वो जाके आप देख सकती हैं। उसके बाद में ही आगे वाले क्वेश्चन हल करें। तो लास्ट क्वेश्चन ये करवाए हैं, उसमें से आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। और दूसरा है, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 26वां क्वेश्चन। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था। हक्सले, मेलपिगी, रॉबर्ट हुक, पास्चर, ये सभी वैज्ञानिकों के नाम हैं। हक्सले, मेलपिगी, रॉबर्ट हुक, पास्चर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हक्सले। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत हक्सले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। वॉल्डेयर, वाटसन, क्रिक, जोहानसन। तो आप बताइए इसका क्या होगा आंसर। वाल्डेयर, वाटसन, क्रिक या जोहानसन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जोहानसन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। 28वां प्रश्न है, किसके द्वारा जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ग्रेगोर मेंडल, सी कोरेंस, एच मुलर, डब्ल्यू वाटसन। तो जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डब्ल्यू वाटसन। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसमें होता है। डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम में, राइबोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या राइबोसोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। क्रोमोसोम में। पादपों की कौन सी कोशिका भित्ति में लिग्निन पाया जाता है। पादपों की कौन सी कोशिका भित्ति में लिग्निन पाया जाता है। फ्लोएम कोशिका, एपिडर्मल कोशिका, एधा कोशिका या जाइलम कोशिका। फ्लोएम, एपिडर्मल, एधा या जाइलम। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, जाइलम कोशिका के अंदर लिग्निन पाया जाता है। पादप ऊतकों के किन तत्वों को सेफ्रेनिन रंजित करता है। पादप ऊतकों के किन तत्वों को। स्टार्च को, लिग्निन को, प्रोटीन तत्व या हार्ड बास्ट। दोबारा ऑप्शन सुनिए। स्टार्च, लिग्निन, प्रोटीन, हार्ड बास्ट। तो इसका आंसर होगा लिग्निन तत्व। इसका आंसर होगा लिग्निन तत्व को सेफ्रेनिन जो रंजित है वो स्टेन करता है। पादपों में द्वितीयक जड़ें या जड़ों की पार्श्व शाखाएं विकसित होती है। पेरिसाइकल में, सेपवुड में, एंडोडर्मिस से या हाइपोडर्मिस से। पादपों में द्वितीयक जड़ें या जड़ों की पार्श्व शाखाएं इसको बोलते हैं, वो विकसित होती है। पेरिसाइकल में से, सेपवुड से, एंडोडर्मिस से या हाइपोडर्मिस से। तो इसका आंसर होगा पेरिसाइकल से। एग्जार्क तथा पॉलीआर्क बंडल पाए जाते हैं। एग्जार्क तथा पॉलीआर्क बंडल पाए जाते हैं एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों की जड़ में, द्विबीजपत्री पादपों की जड़ में या द्विबीजपत्री पादपों के तने में। तो इसका आंसर होगा एक बीजपत्री पादपों की जड़ में। आर्किड पौधों में बेलोमन उत्तक पाया जाता है। आर्किड पौधों में बेलोमन उत्तक पाया जाता है। प्ररोह में, जड़ में, पत्तियों में या पुष्पों में।
प्ररोह में, जड़ में, पत्तियों में या पुष्पों में? तो इसका आंसर होगा जड़ में। एक बीजपत्री जड़ द्विबीजपत्री जड़ से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन है, एक बीजपत्री जो जड़ है वो द्विबीजपत्री जड़ से किस प्रकार भिन्न होती है? ओपन वेस्कुलर बंडल्स होते हैं या वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं? मेजोफिल अविभेदित होता है या पहले से दोनों सतहों की ओर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो ये मेजोफिल है वो अविभेदित होता है। संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं ब्रायोफाइट्स में, द्विबीजपत्री जड़ में, द्विबीजपत्री तने में, एक बीजपत्री तने में। संवहन बंडल है वो बिखरे हुए होते हैं, तो इसका आंसर है एक बीजपत्री तने में। आगे 37वां प्रश्न है, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि होती है प्राथमिक कैम्बियम में, द्वितीयक कैम्बियम द्वारा, स्टीलर क्षेत्र में विकसित कैम्बियम द्वारा, स्टीलर तथा कॉर्टिकल क्षेत्र में विकसित कैम्बियम द्वारा। तो इसका आंसर होगा स्टीलर तथा कॉर्टिकल क्षेत्र में विकसित कैम्बियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। आगे वाला प्रश्न है, कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वृद्धि होती है। कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वृद्धि होती है परिधीय, व्यासीय, पत्तियों की या लंबाई में? तो इसका आंसर होगा व्यासीय वृद्धि। व्यास के अंदर वृद्धि होती है, कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण व्यासीय वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे 39वां प्रश्न है, पौधों में रस संवहन होता है। रस संवहन हार्टवुड द्वारा, सेपवुड द्वारा, जाइलम द्वारा या उपरोक्त सभी? पौधों में रस संवहन, इसका आंसर होगा सेपवुड द्वारा। किसके द्वारा? सेपवुड द्वारा। आगे वाला प्रश्न है 40वां, कॉर्क कैम्बियम का कार्य किसको उत्पादित करता है? कॉर्क कैम्बियम का कार्य किसको उत्पादित करता है? कॉर्क तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स, द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम, कॉर्क का या द्वितीयक कॉर्टेक्स तथा फ्लोएम का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉर्क तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स का। 41वां प्रश्न है, यदि किसी संरचना में 4 अरीय संवहन बंडल हो तो वह होगा? 4 अरीय संवहन बंडल हो तो वह होगा एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, एक बीजपत्री जड़ या द्विबीजपत्री जड़? इसका आंसर होगा 4 नंबर द्विबीजपत्री जड़। 41वां प्रश्न है, द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री तने में, जिम्नोस्पर्म में या द्विबीजपत्री जड़ में? इसका आंसर होगा एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ में वृद्धि या मोटाई के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ में वृद्धि या मोटाई के लिए उत्तरदायी है? जाइलम, ऑप्शन नंबर 2 फ्लोएम, कॉर्टेक्स या कैम्बियम? कैम्बियम। इसका उत्तर है 4 नंबर कैम्बियम की वृद्धि और मोटाई के लिए कैम्बियम उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 44, पौधे की अक्ष की लंबाई बढ़ती है अग्रस्त प्रविभाजी द्वारा, पार्श्वीय प्रविभाजी द्वारा, डर्मेटोजन द्वारा या पैलिब्लेम द्वारा? तो इसका आंसर होगा अग्रस्त प्रविभाजी द्वारा। पादपों में कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा से भिन्न होता है, क्योंकि जीवित जीवद्रव्य होता है, भित्ति सेलुलोज की होती है, रिक्तिकाएँ होती है या कानों पर पैक्टिन या कोनों पर पैक्टिन जमा होता है? तो इसका आंसर होगा इसके कोनों पर पैक्टिन जमा होता है, ऑप्शन नंबर 4।
पादपों में वेलोमन की आवश्यकता होती है पादप श्वसन के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन था कि वेलोमन क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ये नमी का अवशोषण करने के लिए आवश्यक होता है। सक्रियता से उग रहे पादप ऊतक में जल का प्रतिशत होता है 40 से 50, 20 से 40, 65 से 75, 85 से 95%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, 85 से 95%। पत्तियां शाखाओं से किस कारण गिरती है? पत्तियां हैं वो शाखाओं से किस कारण गिरती है? उनका जीवन काल पूर्ण हो जाता है, या कॉर्क के बाहर विगलन स्तर के निर्माण के कारण, दिल छोटा होने के कारण, या वातावरणीय ताप में कमी होने के कारण। तो इसका आंसर होगा कॉर्क के बाहर विगलन स्तर के निर्माण के कारण पत्तियां शाखाओं से गिर जाती है। पादपों में डर्मेटोजन अग्रस्त प्रविभाज्य ऊतक द्वारा निर्मित होता है और विकसित करता है। इसका आंसर होगा, बताइए। ऑप्शन देखिए, एपिडर्मिस को, जाइलम को, फ्लोएम को, या पित्त को। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है एपिडर्मिस को। एरेनकाइमा पौधों में सहायक होता है। एरेनकाइमा पौधों को लचीलापन देने के लिए, पौधों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि करना, या जलोद्भिद को तैरने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनको तैरने में सहायक करते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा वायवीय ऊतक होते हैं जो हल्के होते हैं, इसलिए पानी में तैर सकते हैं। निम्न में से कौन सी पादप कोशिका केंद्रक रहित होती है? कैम्बियम कोशिकाएं, पेरिसाइकल कोशिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा, या सीव ट्यूब। पादप कोशिका जो केंद्रक रहित होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सीव ट्यूब। घास के तने की लंबाई किसकी सक्रियता से बढ़ती है? घास के तने की लंबाई है वो किसकी सक्रियता से बढ़ती है? प्राथमिक प्रविभाजी, द्वितीयक प्रविभाजी, इंटरकैलरी प्रविभाजी, या अग्रस्त प्रविभाजी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, इंटरकैलरी प्रविभाजी। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो लगभग सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सब एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो आप ये मत सोचिए हमें समझ नहीं आ रहा हम किस तरह से करें। आपको सिर्फ इन क्वेश्चनों को देखना है, हमें डीप नहीं जाना, सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है, इनको पढ़ना है, समझ में आए तो बढ़िया है। लेकिन सारे ऑप्शंस देखेंगे, अगर पढ़े हुए क्वेश्चंस है तो वो कुछ ना कुछ तो याद रहेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। पादपों में कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा से भिन्न होता है क्योंकि परिपक्व होने पर भी जीव द्रव्य को यथावत रखता है, मोटी भित्ति वाली होती है, इनका ल्यूमन चौड़ा होता है, प्रविभाजी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, परिपक्व होने पर ये जीव द्रव्य को यथावत रखता है। पादपों में स्क्लेरेनकाइमा की भित्ति होती है। स्क्लेरेनकाइमा की भित्ति होती है लिग्निफाइड, पैक्टिन युक्त, सुबेरिन युक्त, या उपरोक्त में से कोई नहीं। लिग्निफाइड, पैक्टिन युक्त, सुबेरिन युक्त, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लिग्निफाइड। क्वेश्चन नंबर 55, तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का कार्य कौन करता है? तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का कार्य ग्लियल कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, साइटोन, या केवल एक्सोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लियल कोशिकाएं। वह प्रोटीन जो कि पेशियों में O2 को संग्रहित करता है, पेशियों के अंदर O2 को संग्रहित कौन करता है?
देखिए, क्योंकि अपनी जो पेशियाँ हैं वो भी श्वसन करती है, तो उनके लिए ऑक्सीजन को कौन संग्रहित करता है? मायोग्लोबिन, एक्टोमाइसिन, मायोसिन या हीमोग्लोबिन? न्यूरोग्लिया व न्यूरॉन में अंतर है। क्वेश्चन नंबर आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोग्लिया व न्यूरॉन में अंतर है। न्यूरोग्लिया में नाभिक की अनुपस्थिति का, न्यूरोग्लिया में प्रबंधों की अनुपस्थिति का, न्यूरोग्लिया में साइटोन की उपस्थिति का या निसल कणों की अनुपस्थिति का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, न्यूरोग्लिया में निसल कणों की अनुपस्थिति का अंतर है। मतलब न्यूरोग्लिया व न्यूरॉन, न्यूरॉन में निसल कण पाए जाते हैं लेकिन न्यूरोग्लिया में पाए नहीं जाते। रेखीय पेशीय तंतु की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहलाती है। रेखीय पेशीय तंतु की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहलाती है। सार्कोलेमा, सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्म या मायोफाइब्रिन? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, सार्कोमियर। पेशी संकुचन होता है मायोसिन से, एक्टिन से, एटीपी से या एक्टोमाइसिन से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मायोसिन से। पेशियाँ जो थकती नहीं है, अरेखित पेशी, रेखित पेशी, हृदय पेशी या जबड़ों की पेशियाँ? ऐसी पेशियाँ जो थकती नहीं है कौन सी पेशी होती है? ऑप्शन नंबर 3, हृदय पेशी है जो थकती नहीं है। पेशियों में पाया जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ कौन सा है? पेशियों में पाया जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, फास्फोरस, लिपिड, ग्लाइकोजन? प्रोटीन, फास्फोरस, लिपिड, ग्लाइकोजन? तो ऑप्शन नंबर है इसका 4, सही आंसर है ग्लाइकोजन। मानव WBC का जीवन काल होता है। मानव WBC का जीवन काल होता है 10 दिन से कम, 20 से 30 दिन, 2 से 3 माह या 4 माह से अधिक? बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 10 दिन से कम। स्तनधारियों की रुधिर में सबसे बड़ी रुधिराणु होती है। स्तनधारियों के रुधिर में सबसे बड़ी रुधिराणु होती है बेसोफिल्स, लाल रुधिराणु, मोनोसाइट या लसिकाणु? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोनोसाइट। प्राणियों में सबसे पहले कौन सा ऊतक विकसित हुआ था या विकसित हुआ? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, कंकालीय ऊतक? बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 है उपकला ऊतक। परिपक्व होने पर निम्न में से किस प्रकार के जाइलम को छोड़कर अन्य मृत हो जाते हैं? ट्रेबिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम फाइबर्स? आंसर नंबर 3 इसका सही आंसर है जाइलम पैरेन्काइमा। पादप में डर्मेटोजन, पेरिब्लेम तथा प्लीरोम होते हैं। स्थायी ऊतक, परविभाजी ऊतक, इंटरकैलरी ऊतक या द्वितीयक ऊतक? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सही 2, परविभाजी ऊतक। कास्ट सामान्य नाम है फ्लोएम का, द्वितीयक जाइलम का, कैम्बियम का या वेस्कुलर बंडल्स का? तो कास्ट सामान्यतः किसका नाम होता है? द्वितीयक जाइलम का। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका। पादपों में जीवित कोशिकाओं का बना यांत्रिकी ऊतक कहलाता है स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा,
क्लोरेनकाइमा या पैरेनकाइमा? आंसर है इसका 2 नंबर कोलेनकाइमा। निम्न में नर जनन हार्मोन है। नर जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन है। मानव में निषेचन क्रिया संपन्न होती है। गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में या योनि में? तो मानव में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर होगा इसका 3, अंडवाहिनी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तंत्रिका आवेग के सिनेप्स पर पहुंचने पर तंत्रिकाक्ष का सिरा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तंत्रिकाक्ष का सिरा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? एसिटाइलकोलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या एड्रेनलिन? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है एसिटाइलकोलिन। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास निम्न में से किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या मेलेटोनिन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन। आगे वाला क्वेश्चन है, बीज रहित फल उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त पादप हार्मोन है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, साइटोकाइनिन। अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रमुख गुण है? एंजाइम देना, हार्मोन देना या विटामिन देना? ऑप्शन नंबर 2 है अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करती है। कोशिका रचना का सर्वप्रथम देखने का श्रेय दिया जाता है? स्लाइडन को, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। पादपों में जल का संवहन होता है, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, चार्ली नलिका द्वारा या अधिचर्म द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है जाइलम द्वारा। खाद्य पदार्थों का संवहन निम्न के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, वातरंध्र के द्वारा या अधिचर्म के द्वारा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, फ्लोएम के द्वारा। रंध्रों द्वारा विनिमय होता है जलवाष्प और गैसों का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन व कार्बोहाइड्रेट का, नाइट्रोजन व जलवाष्प का? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है जलवाष्प और गैसों का। मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? 80 दिन, 120 दिन, 100 दिन या 90 दिन? तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर है 120 दिन। पादपों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं? जड़ में, तने में, पत्ती में या फूल में? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है पत्ती के अंदर। कोशिका द्रव्य में संरचना विहीन तरल पदार्थ कहलाता है? ट्रोकोप्लास्ट, जीव द्रव्य, हाइलोप्लास्ट या कोशिका द्रव्य? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोशिका द्रव्य। आत्मघाती थैली के नाम से जाने वाला कोशिकांग है? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? आत्मघाती थैली के नाम से हम लाइसोसोम को जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। पूर्व केंद्रकीय कोशिका के उदाहरण हैं नीलहरित शैवाल, कवक,
पादप व जंतु। पूर्व केंद्रित मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका की दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक की पूर्व अवस्था पाई जाती है। तो पूर्व केंद्रकीय कोशिका का उदाहरण है नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। श्वसन संबंधी एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? श्वसन संबंधी एंजाइम है वो किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? कोशिका कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो ऑप्शन नंबर 3 है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक था ल्यूवेनहोक, एंड्री श्लीडन, कॉलिकर व पैलेट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है ल्यूवेनहोक। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है ऐसा कोशिकांग जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है? हरित लवक, तारककाय, मेटाप्लास्ट या राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है राइबोसोम। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति का श्रेय सर्वप्रथम किसे दिया गया? कॉस्मिक पेंस पर्सिया, ईश्वर, संयोग सृजन या स्वतः जनन। तो किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है ईश्वर को। वर्तमान में जीवन की उत्पत्ति का आधार है ईश्वर की इच्छा, कीचड़ पर सूर्य प्रकाश का प्रभाव, स्वतः जनन या इनमें से कोई नहीं। तो सारे ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा तत्व जीवन की उत्पत्ति के समय स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में उपस्थित नहीं था? जो स्वतंत्र नहीं था, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ये स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में उपस्थित नहीं था। लुई पाश्चर स्वतः जनन मत को गलत करने में, सिद्ध करने में सफल रहे क्योंकि वे भाग्यशाली थे। जो यीस्ट उन्होंने ली वह मरी हुई थी, या उनकी प्रयोगशाला साफ थी, या उन्होंने हंस की गर्दन जैसी फ्लास्क काम में लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है हंस की गर्दन जैसे फ्लास्क काम में ली। ऑपेरिन की परिकल्पना की प्रायोगिक पुष्टि हुई मिलर के प्रयोग से, रेडी के प्रयोग से, पाश्चर के प्रयोग से या उपरोक्त सभी से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है मिलर के प्रयोग से। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।